वेलकम दोस्तों। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पीस मेकिंग एंड पीस बिल्डिंग इन साउथ एशिया। ये आपकी आईआर का टॉपिक है और असल में इस टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे वो एफर्ट्स टुवर्ड्स द पीस प्रोसेस है जो साउथ एशिया में पिछले 10-20 सालों में हुई है, इवन उससे पहले भी, और आजकल भी ये पीस की तरफ कोशिशें हो रही हैं। तो जब आपको सवाल आएगा तो आपने इसका अटेम्प्ट ऐसे करना है कि आपने हालाते हाजरा के साथ इन चीजों को भी जोड़ देना है। दैट विल डू। सो वी प्रोसीड। कॉन्सेप्ट में ऐसे है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स स्टेट्स ने हिस्टोरिकली अडॉप्ट किए हैं इस वजह से क्योंकि जब इनको लगता है कि अब वॉर इनएविटेबल हो रही है तो वो एक दूसरे का एतमाद बढ़ाने के लिए या गेन करने के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को अडॉप्ट करते होते हैं। उसमें मिलिट्री सीबीएम्स भी होती हैं, इकोनॉमिक सीबीएम्स भी होती हैं, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, व्हाटएवर। तो इसमें ये करते हैं कि ऐसी कोऑपरेटिव मेजर्स लेते हैं ताकि राइवल मिलिट्री की इंटेंशंस के बारे में एनिमी को बताया जा सके और उसको ये पता हो कि कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। मेरा एनिमी अगर कुछ काम कर रहा है तो आई मस्ट बी कॉन्फिडेंट कि वो मेरे खिलाफ इस वक्त हर वक्त नहीं कर रहा। ओके, थ्रेटनिंग नहीं है मेरे लिए, सिंपल अल्फाज में। 1992 में एडवांस नोटिस ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइजेस, मैन्यूवर्स और ट्रूप्स की मूवमेंट का सीबीएम हुआ। उसी में प्रिवेंशन ऑफ एयर स्पेस वायलेशंस बाय मिलिट्री एयरक्राफ्ट हुआ। प्रोहिबिशन ऑफ अटैक ऑन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस का सीबीएम साइन हुआ। इसी तरीके से डायरेक्ट कम्युनिकेशन लिंक एस्टेब्लिश हुआ बिटवीन डीजीएमओस, दोनों मुल्कों के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस। 1971 में हॉटलाइन पीएफ का हॉटलाइन बिटवीन प्राइम मिनिस्टर्स, ट्रैक टू डिप्लोमेसी, आप याद करें हमने ट्रैक 9 तक पढ़ी थी। पार्टिसिपेशन ऑफ सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स इन अदर्स सेरेमनीज वगैरह, गेस्ट स्पीकर्स का कम्युनिकेशन ऑफ नेवल वेसल्स वगैरह। इकोनॉमिक सीबीएम्स में टैरिफ को एलिमिनेट करने की कोशिश की गई, कस्टम ड्यूटीज को कम करने की कोशिश की गई, टैक्सेस, नॉन टैरिफ बैरियर्स को कम करने की कोशिश की गई। इंडिया ने, आप याद करें, हमें ग्रांट कर दिया था एमएफएन स्टेटस 1996 में। हमने अभी तक नहीं किया बिकॉज ऑफ सम इश्यूज। सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, ये एक साइन किया गया है, सार्क की ही मुल्कों के दरमियान है और टू बी ऑनेस्ट ये वैसे ही है, कागजी हिस्सा, इसमें कोई खास देर का काम नहीं हुआ। एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन का प्रपोजल फ्लोट किया गया था अलोंग पंजाब बॉर्डर्स बिकॉज ये कमर्शियल हब्स बनेंगे। सो दीज आर दी CBMs or the confidence building measures. Now we come straight forward to the next thing, IAEA, NPT, NSG. These are conceptual topics, so I am only giving you the skim or the gist of them, and they will never come like this, write a detailed note on NSG, never. You have to just connect it with some other concept. IAEA जो मैंने आपको पहले बता दी है, Atoms for Peace and Development, यहां से मामला स्टार्ट होता है। UN को जब सारा अंदाजा हो गया कि न्यूक्लियर वेपन्स अब बनना शुरू हो गए हैं तो IAEA का कयाम 1957 में मार्च वजूद में आता है, सेफ गार्ड यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, और 56 में अप्रूव हुआ, 57 में ये कायम हो जाती है। और इसी हवाले से कि न्यूक्लियर वेपन्स आपस में इस्तेमाल ना हो जाए, सो द बेटर इट कि हम न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज करें। आइजनहोवर ने रेटिफाई भी किया इसको। उसके बाद उसने एक स्पीच में कहा कि इनफैक्ट वी डिड नो मोर देन क्रिस्टलाइज अ होप दैट वाज डेवलपिंग इन मेनी माइंड्स इन मेनी प्लेसेस। The splitting of the atom may ultimately lead towards the unification of world. ये भी मैंने आपको बता दिया कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का सेफ और पीसफुल यूज IAEA का बेसिकली मैंडेट है, ठीक है। और ये उसके आर्टिकल 2 स्टैट्यूट में भी मौजूद है। यू कैन रीड दिस इजीली, सारे का सारा याद करने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट लें और बेशक कोट कर दीजिएगा पेपर में। इसका बजट, देयर आर डिफरेंट स्कीम्स फॉर देम, मेंबर स्टेट्स भी कंट्रीब्यूट करती हैं। टेक्निकल कोऑपरेशन प्रोग्राम का अलग आता है, रेगुलर प्रोग्राम का अलग आता होता है। इनकी डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं। आजकल जो ये कर रहे हैं ये 2018 से लेकर 23 तक का पीरियड कवर कर रहे हैं और बेसिकली ये रोड मैप देते होते हैं और उसमें प्रोग्राम्स आपने कैसे एग्जीक्यूट करने हैं।
IAEA की जो न्यूक्लियर एनर्जी के हवाले से पीसफुल एप्लीकेशंस हैं वो ऑटोमेटिकली हिस्सा भी हैं SDGs का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो 2015-16 में UN ने अडॉप्ट किए हैं इन सुपरसेशन टू दी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो ये तकरीबन 9 गोल्स को ऑगमेंट करेगा इसकी एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से आउट ऑफ 17। डिफरेंट एग्रीमेंट्स करवाती है IAEA अपने सेफगार्ड्स को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, और ये डिफरेंट किस्म की टेक्निकल और साइंटिफिक पब्लिकेशंस भी करती होती है, सो एज टू एंश्योर द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। NPT पे आ जाते हैं, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये वन ऑफ द बेस्ट ऑफ इट्स काइंड है। 1968 में ये हुई, यानी कि ओपन फॉर सिग्नेचर्स 70 में बाकायदा तौर पे स्टार्ट हो गई। ये बेसिकली इसका जो मकसद है आप नाम से जाहिर हो रहा है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। आई मीन टू से कि न्यूक्लियर मटेरियल की प्रोलिफरेशन ना करने की कसम खाने वाली ट्रीटी। सो इट एम्स टू अचीव द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, cooperation and spread of nuclear technology, और the ultimate goal is complete disarmament। सही, ये मैंने आपको बता दी है। तकरीबन 191 स्टेट्स इसकी मेंबर है, वन ऑफ द लार्जेस्ट मेंबरशिप, और इसका मकसद यही है कि लिमिटेशन और आर्मामेंट, कंप्लीट डिसआर्मामेंट की तरफ इंसानियत को लेकर जाया जाए। 3-4 स्टेट्स इसकी मेंबर नहीं है, इजराइल, पाकिस्तान, इंडिया एंड नॉर्थ कोरिया। Our treaty establishes a safeguard system under IAEA. Of course, safeguards are there for the compliance purpose, peaceful, और मैंने आपको बता दी है proper spread of nuclear technology, और ये इसके 3 पिलर्स हैं जो मैंने पहले भी आपको बता दी हैं, डिसआर्मामेंट, नॉन प्रोलिफरेशन, पीसफुल यूज। ये रिव्यू करती है अपनी मेंबर स्टेट्स की प्रोग्रेस को। 2 कैटेगरीज हैं, न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स और नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स 5 ही हैं। आर्टिकल 7 अलाउ करता है इसका कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन्स। अब आ जाते हैं हम NSG के ऊपर, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। 1975 में ये बनता है दोस्तों, और इसके इस वक्त 48 मेंबर्स हैं एज ऑफ 2019। ये बेसिकली इट गवर्न्स द ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पसेस, ऑफ कोर्स, फ्रॉम न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स टू नॉन न्यूक्लियर एंड अदर स्टेट्स आल्सो, जो कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में काफी एक्सपर्टीज रखती हैं। वो हेल्प कर रही हैं बाकी स्टेट्स को उस लेवल पे अचीव आने के लिए। इट इज अंडर द सेफगार्ड प्रोसीजर ऑफ दिस सप्लायर्स ग्रुप नेटवर्क। खास किस्म के प्रोटोकॉल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं पीसफुल यूज के लिए, खास किस्म की चीजों से आपको एब्सटेंशन करनी पड़ती है, खास किस्म की चीजों को आपको परसू करना पड़ता है। मकसद इसका भी यही है कि इट इज कंसर्न्ड विद रिड्यूसिंग द न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। न्यूक्लियर एक्सपोर्ट कंट्रोल रीजीम है, आप ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। NSG members are expected to forego nuclear trade with governments that do not, this is the important thing, subject themselves to confidence building international measures and inspections। ये नहीं है कि किसी भी मुल्क के साथ आप ट्रेड शुरू कर दें और बाद में वो कोई ना कोई गलत काम करके वेपन बना दे। लिहाजा ये एस्टेब्लिश इसलिए किया गया है ताकि हर मुल्क के पास न्यूक्लियर मटेरियल ना आए, या न्यूक्लियर मटेरियल से हमने वेपन कैसे डिजाइन करना है ये हर मुल्क ना अचीव कर सके। ऑल्दो न्यूक्लियर वेपन को अब बनाना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, स्टिल जितना ये कर सकते हैं एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम के थ्रू उतना ये करने की कोशिश करती है। अगेन इसमें गाइडलाइंस हैं न्यूक्लियर मटेरियल की, इक्विपमेंट, स्टोरेज टेक्नोलॉजी के यूज के हवाले से। मैंने आपको बता दिया कि इसी खौफ के तहत कि न्यूक्लियर मटेरियल से न्यूक्लियर वेपन्स बन सकते हैं तो ये स्टार्ट की गई। पहले ये जेंगर कमेटी बनी और IAEA के हवाले से, उसके बाद दे परसूड, they were apprehensive of the fact that certain materials which is known as trigger list ये यूज हो सकते हैं न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने के लिए। तो लिहाजा इनकी जो एक्सपोर्ट, इनकी जो एक्सचेंज है वो अंडर स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस होनी चाहिए।
लेकिन ये सारे चीजें डैश हुई, इनके प्लान्स वगैरह, जब 1974 में इंडिया ने अपना धमाका कर दिया स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। और कमबख्ती ये अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या किया इन्होंने बाद में। जिस स्टेट की वजह से इन्होंने सारा कुछ मजीद प्रोपेल किया, उसी स्टेट को ये शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, लिस्टेड आइटम्स ही एक्सपोर्ट हो सकती हैं नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स की तरफ। आईएईए इसको वेरीफाई करता है कि मिस अप्रोप्रिएशन ना हो जाए किसी भी तरह की। इसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं और उसकी लिस्ट्स हैं, डुअल यूज गुड्स हैं, नॉन न्यूक्लियर आइटम्स हैं, सारा कुछ इस तरह। और बिकॉज द रीजीम इज वॉलंटरी, ये बात याद रखिएगा, तो एनएसजी के मेंबर्स जो हैं वो अल्टीमेटली एक पॉलिटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं जिसके थ्रू वो निकल जाएं और वो वायलेट कर दें इसकी प्रोविजंस को। जिस तरह रशिया ने 2001 में अपना न्यूक्लियर फ्यूल इंडिया को ट्रांसफर किया, ठीक है, और इस लिहाज से रशिया ने कॉन्ट्राडिक्ट किया प्रोविजंस ऑफ एनएसजी को। दूसरा ये कि एनएसजी ने 1908 की अपनी मीटिंग में ये फैसला किया जी कि हम इंडिया को एग्जेम्प्ट कर देते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट इंडिया इज अ नॉन सिग्नेटरी टू द एनपीटी। तो ये हिपोक्रेसी है कि एनएसजी ने कहा कि इंडिया विच इज अ नॉन सिग्नेटरी ऑफ एनपीटी, हम उसको एनएसजी का हिस्सा बना दें। दिस इज बाय एनी मीन्स डिस्क्रिमिनेशन। कोई भी स्टेट जो अपने आप को रेगुलेट करना चाहती हो वो इस ग्रुप का हिस्सा बन सकती है। सो दिस वाज द केस। और ये भी याद रखिएगा कि ओबामा जब 2008 या 10 में इंडिया गया तो उसने कहा जी मैं चाहता हूं इंडिया एनएसजी का मेंबर बने। फिर जो निकोलस सरकोजी था फ्रांस का प्रेसिडेंट, जब वो गया, प्रीमियर या प्रेसिडेंट था, जब वो गया इंडिया, उसने भी कहा मैं चाहता हूं एनएसजी का इंडिया मेंबर बने। ये चीजें डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड शो कर रही हैं वेस्टर्न पावर्स का कि ऐसा मुल्क जो इस वक्त जिसकी जो चीजें हैं वो आईएईए के सेफगार्ड के अंडर भी नहीं है, जो एनपीटी का मेंबर भी नहीं है, आप उसको बिड लेकर आ रहे हैं कि वो मेंबर बन जाए एनएसजी का। ये फिर बाकायदा तौर पर ट्रिगर करेगा कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ रिजेंटमेंट अमंग द अदर स्टेट्स, particularly like Iran, North Korea and Pakistan. So this was IAEA, NPT and NSG for you. I hope समझ आ गई होगी. We shall meet in the next lecture. Thank you.